पता है कि विशाल मेगा मार्ट ने अपनी आईपीओ लाई है, तो क्या आपने इन्वेस्ट कर दिया? हम्म, ठीक है। आपने इन्वेस्ट नहीं किया? और भी अच्छी बात है, क्योंकि आई विशाल मेगा मार्ट ने तो आईपीओ लाई नहीं, ये तो एक ओएफएस था। मतलब चलिए जानते हैं अपनी वीडियो में। मैं इस वीडियो में आपके साथ विशाल मेगा मार्ट की आई हुई आईपीओ नई ओएफएस की डिस्कशन करूंगी। मैं एनालिसिस बताऊंगी, इसके कंपैरिजन बताऊंगी इसके पेयर्स के साथ, और फिर मैं बताऊंगी अगर आपने लिया है तो क्या क्या रिस्क है, और अगर आपने नहीं लिया है तो क्या क्या रिस्क है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो आपको पता है कि विशाल मेगा मार्ट ने जो आईपीओ लाई है वो 8,000 करोड़ के लिए है, जो कि 11 दिसंबर से 13 दिसंबर के लिए ओपन थी। 13 दिसंबर जो कि आज था, आज आपके लिए आखिरी मौका था इसमें इन्वेस्ट करने का। ठीक है, तो इस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो कि विशाल मेगा मार्ट ने निकाला है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है अपने उसको डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट स्टेटमेंट ही दिया कि विशाल मेगा मार्ट ने जो आईपीओ लाया था वो एंटायरली आईपीओ नहीं थी, वो एक ओएफएस, ऑफर फॉर सेल थी। ऑफर फॉर सेल का मतलब क्या होता है? जो इसमें कोई पहले से इन्वेस्टर रहता है, ठीक है, कोई प्रमोटर रहता है। जैसे इस केस में विशाल मेगा मार्ट के प्रमोटर थे सम्यक सर्विसेज लिमिटेड। सम्यक सर्विसेज लिमिटेड, ये इसके प्रमोटर्स बोल लीजिए या इसके जो शेयर होल्डर्स थे वो थे। एल एल पी क्या होता है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ओके, तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, तो ये बिजनेस जो थी ये पार्टनरशिप में थी। और ये सम्मित सर्विसेज लिमिटेड जो है ये अपने शेयर्स को, जो कि 96.55 शेयर्स होल्ड कर रहे थे, ये अपने शेयर्स को ऑफर फॉर सेल के थ्रू सेल कर रहे हैं, जो कि ये 8,000 करोड़ के लिए। इसका मतलब ये 8,000 करोड़ रुपए जो है ये कंपनी मतलब विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड को तो नहीं जाएगा, बल्कि ये पैसा जाएगा सम्यक सर्विसेज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को। ठीक है, इसके बदले ये क्या दे रहा है? इसके बदले ये 96.55% जो इनका स्टेक था इस कंपनी में वो इसको सेल कर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि ये एक ओएफएस था जिसका पैसा ये जो पहले के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स थे या प्रोमोटर्स थे उनको मिल रहा है, और ये एग्जिट कर जाएंगे और अब आ जाएगी पब्लिक 8,000 करोड़ के दे करके। बट ये पैसा एक पैसा भी इसमें से कंपनी को नहीं मिलना है। ठीक है, बात क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद इंपॉर्टेंट डेट जो आपको मैंने पहले ही बता दिया, 11 दिसंबर से 13 दिसंबर के लिए ओपन था, और जो है इसका मतलब प्रोबेबल डेट अलॉटमेंट की है वो 16 दिसंबर है। ये बोथ एनएसई और बीएसई दोनों पर लिस्ट की गई है, और जो इसका शेड्यूल आएगा वो 18 दिसंबर तक आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट मैं अगर प्राइस बैंड के बारे में बता दूं तो ये 74 टू 78 पर शेयर के लिए ये किया गया था, ओपन किया गया था, इनका प्राइस बैंड था। और एक जो शेयर का लॉट था, मिनिमम लॉट 190 शेयर्स का था, जिस इसका मतलब ये हुआ कि आप एक शेयर अगर लेंगे तो आपको 14,820 रुपए देने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको मैं बता दूं कि जो आईपीओ है इसकी मार्केट पोजीशन और ग्रोथ के बारे में। तो विशाल मेगा मार्ट जो है वो 645 इसके स्टोर्स हैं पूरे इंडिया में, और ये इनका जो मेन या प्राइम जो टारगेट कंज्यूमर्स है वो है मतलब मिडिल या लोअर मिडिल इनकम कंज्यूमर्स। ये इनका टारगेट मतलब पोटेंशियल बोल लीजिए या टारगेट कंज्यूमर्स है। ठीक है, और देखा जाए तो इट इज मतलब ये इसने अच्छा परफॉर्म किया है, और 104 से 112 लाख करोड़ मतलब इनका पोटेंशियल है कि 2028 तक ये इनका हो जाएगा प्रोजेक्ट, मतलब प्रोजेक्टेड जो इनका है। और इनका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो 9% है। ठीक है, ये तो अच्छा साउंड कर रहा है। अब एक बार बात कर लेते हैं इनके रेवेन्यू, एक्सपेंस, नेट इनकम और मार्जिन पर। तो अगर 2022 से आप 2025 तक का देखेंगे, 25 जो है इनके 24 की पोटेंशियल पर ग्रोथ रेट पर ये किया हुआ है, कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू इज कंटिन्यूअसली ग्रोइंग, फाइनेंशियल ईयर 24 में भी अच्छा ग्रो किया और मार्जिन भी अच्छा ग्रो किया। इसका मतलब ये है कि जो विशाल मेगा मार्ट ने अपना 6 महीने का सितंबर 30 तक का ये अपना डेटा लॉन्च किया था, उसके बेसिस पर ये बनाया हुआ है, एक टेबल बनाई हुई है। ठीक है, तो इनका जो
रेवेन्यू, इनका टोटल जो रेवेन्यू, उस टोटल रेवेन्यू में ये 72.86% जो इनकम है, ये इनके खुद के ब्रांड से। इसका मतलब क्या है कि एक्चुअली विशाल मेगा मार्ट जो है ना, वो जो है थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स भी बेचती है और अपने ब्रांड्स भी बेचती है, ओन ब्रांड। ओके, तो थर्ड पार्टी और ओन ब्रांड दोनों हैं, तो इसमें ये डिस्क्लोज कर रहे हैं कि इनके टोटल रेवेन्यू में 72.86 जो है इनके खुद के ब्रांड से है। इसका मतलब कि अगर आप देखें तो ये इनकी स्ट्रेंथ हो सकती है कि इनके खुद के ब्रांड का जो है वो ज्यादा मेजर परसेंटेज है, तो दे आर नॉट रिलाइंग ऑन द थर्ड पार्टी मेजरली, है ना। दूसरा अगर देखा जाए तो इनका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो 27.72% है, ग्रो हुआ है, इंक्रीज हुआ है कंपाउंडेड एनुअल 2022 से 2024 के बीच में, तो ये एक अच्छा परसेंटेज है। इससे दिख रहा है कि इस कंपनी ने, विशाल मेगा मार्ट ने ब्रांड लॉयल्टी अपनी गेन की है और मार्केट में इनका अच्छा डिमांड है। अगर विशाल मेगा मार्ट को कंपेयर किया जाए इनके मतलब सबसे नियरेस्ट जो इनके पीयर्स हैं, जो नियरेस्ट कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे कि एवेन्यू सुपरमार्ट्स या ट्रेंट लिमिटेड से, तो अब मैंने जो कंपैरिजन के रेशियोज लिए हुए वो लिए हैं कंपैरिजन के लिए, पी रेशियो, ईपीएस और रेवेन्यू अगर आप देख लो तो, ठीक है। तो पी रेशियो का मतलब होता है कंपनी इन्वेस्टर को कितना कमा के दे रही है, ठीक है। पी का मतलब होता है एमपीएस बाय ईपीएस, ठीक है। तो कंपनी हर शेयर पे कितना कमा के दे रही है, मार्केट में क्या शेयर है और कितना वो इन्वेस्टर जो है वो अर्न करे, कितना कमा कर दे रही है, ठीक है। तो विशाल मेगा मार्ट जो है उसकी 77.23 है, उसके कंपैरिजन में एवेन्यू सुपरमार्ट्स 98.23 है, ट्रेंट लिमिटेड 163.59 है। इसका मतलब यहाँ पर विशाल मेगा मार्ट को चोट लग रही है, ठीक है। ईपीएस सेम आपका 1.10 है, एंड हियर रेवेन्यू अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर तो आपको क्लियर दिख रहा है कि एज कंपेयर टू इट्स नियरेस्ट पियर्स, तो विशाल मेगा मार्ट कहीं ना कहीं पीछे है, ठीक है। अच्छा, एक बार बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैंने बताया कि विशाल मेगा मार्ट जो है वो मिडिल या लोअर मिडिल इनकम कंज्यूमर्स को टारगेट करता है, और इनका जो है ना, इनका मतलब ये काफी सारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को रखते हैं, ठीक है। वन स्टॉप सोल्यूशन पे काम करते हैं, वन स्टॉप डेस्टिनेशन मतलब इनका ये है। और इस पे क्या रहता है कि ये थर्ड पार्टी ब्रांड भी रखते हैं, ये अपने ब्रांड भी रखते हैं, दोनों ब्रांड्स रहते हैं, इनके खुद के ब्रांड भी, थर्ड पार्टी ब्रांड भी। और जो एवरीडे प्रोडक्ट्स रहते हैं वो सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है इनके पास। अपैरल से लेके जनरल मर्चेंडाइज से लेके एफएमसीजी के सारे गुड्स रहते हैं, ठीक है। और ये एक इम्पोर्टेंट बात हो गई। दूसरी बात है कि इनका जो बिजनेस मॉडल है ना, ये एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है। एसेट लाइट बिजनेस मॉडल का मतलब क्या होता है कि इनके जो स्टोर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स है, ये सारे लीज्ड रहते हैं, ये ओन नहीं करते हैं। फर्क समझिएगा, लीज और ओन का। ये जो है इनके जो स्टोर्स हैं या डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं, ये इनके लीज पर लिए हुए हैं। विद सम एग्रीमेंट 30 इयर्स, 40 इयर्स, 58, 100 इयर्स, ऐसे करके लीज मतलब पीरियड रहता है, ठीक है। ये ओन नहीं करते। इससे फायदा ये है कि इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर काफी कम हो जाता है, जिसके कारण ऑपरेशंस में काफी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, क्योंकि इनका ऑपरेशनल कॉस्ट काफी कम हो जाता है, इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत कम हो जाता है। तो ये एक मतलब आप स्ट्रेंथ देख सकते हो इस विशाल मेगा मार्ट का, कि इनका बिजनेस मॉडल काफी एसेट लाइट मॉडल है, ठीक है। दूसरा इनका ये है कि ये जो अपने दोनों ब्रांड्स को रखते हैं, इन हाउस ब्रांड भी है और ये थर्ड पार्टी से भी लेते हैं, तो इस वजह से इनके पास मिक्स एंड मैच ऑलमोस्ट ऑल ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे स्टोर में। अच्छा, अब रिस्क की बात कर ली जाए कि क्या क्या रिस्क और कंसिडरेशंस ऑल 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 दो पहले से है विशाल मेगा मार्ट में, ठीक है। इनके पहले के जो पाप पुण्य है उसको देख लेते हैं। तो मैं बता दूं कि इस कंपनी के पीछे और पहले से मतलब ईडी ने इनको काफी सारे नोटिफिकेशंस दिए हुए हैं, जो कि रिलेटेड टू इनके फाइनेंशियल्स, रिलेटेड टू मर्जर, रिलेटेड टू एफडीआई, जो कि मतलब एज पर फेमा और इनकम टैक्स एक्ट से इनको मिले हुए हैं, जिसमें कि इनको बहुत सारे फ्यूचर इंक्वायरीज बचे हुए हैं, इनके पेनाल्टीज हैं, जो कि इनके बिजनेस ऑपरेशंस, इनके फाइनेंशियल और इनके रेपुटेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। कंपनी जो है, इसकी सब्सिडरी, इसके डायरेक्टर्स और इसके प्रमोटर्स जो है, ये बहुत सारे पेंडिंग लिटिगेशंस में इन्वॉल्व है। इनके पीछे क्रिमिनल टैक्स, रेगुलेटरी, सिविल प्रोसीडिंग्स ये सब हैं। और इससे आपको पता ही है, इससे कंपनी के रेपुटेशन और मतलब जो है बिजनेस इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि
इनको नोटिसेस मिले हुए हैं रेगुलेटरी अथॉरिटी से, इनके पीछे ऑनगोइंग केसेस चल रहे हैं जो कि पेनाल्टीज और लीगल प्रोसीडिंग्स के हैं। कंपनी हो सकता है कि इनको फंड रेज़ करने में भी दिक्कत आए, क्योंकि पूरी की पूरी जो मैंने बताया कि ये ओएफएस रेज़ कर रहे हैं, कि पूरे के पूरे जो 8,000 करोड़ ये रेज़ भी कर रहे हैं ना, वो पूरे के पूरे शेयर होल्डर्स, जो इनके जो सेलिंग शेयर होल्डर है सम्यक सर्विसेज लिमिटेड, वो सारे पैसे इनको चले जाने, कंपनी को एक पैसा भी नहीं मिल रहा है। ये भी एक माइनस पॉइंट है। दूसरा, 30 सितंबर 2024 का इन्होंने जो भी डेटा निकाला है, वो तो उसमें दिख रहा है कि कंटीजेंट लायबिलिटी, इन्होंने लास्ट जो डेटा दिया, अपडेट किया है, वो 30 सितंबर 2024 का, तो उसपे दिख रहा है कि कंटीजेंट लायबिलिटी जो है वो 60.66 करोड़ है, जिसमें कि 9.77 करोड़ 9.79 करोड़ रिलेटेड टू इनकम टैक्स मैटर्स, ये लायबिलिटी है। फिर 4.40 करोड़ सेल्स टैक्स मैटर है, 46.47 करोड़ जो है अदर क्लेम्स लाइक एक्स एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, इन सब का क्लेम है। तो कंपनी गारंटी नहीं दे सकती कि क्या इनका मतलब इस तरह का लायबिलिटी या इस सब तरह का जो ये है वो फिर फ्यूचर में अराइज होगा या नहीं होगा, या मतलब इनका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा रहेगा, दैट इज टू रिस्की। चलिए कोई नहीं, इनका इनके जो स्ट्रेंथ है उस पर थोड़े बात कर लेते हैं। तो कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो मेजर जो है कि ये जो जिस पॉपुलेशन को सर्व करते हैं ना, वो इंडिया, और इंडिया में मिडिल और लोअर मिडिल इनकम की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, डिमांड सबसे ज्यादा है, तो इनका जो टारगेट पॉपुलेशन है वो फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट का है। ठीक है। ऑल्सो कंपनी जो है खुद के ब्रांड से, जो मैंने बताया कि 76% ऑलमोस्ट इनके खुद के ब्रांड से सेल हो रहा है ना, तो ये उनका एक स्ट्रेंथ पॉइंट है कि भाई उनकी ब्रांड जो है दैट इज परफॉर्मिंग गुड एंड दे डोंट हैव टू रिलाई ऑन द थर्ड पार्टी, है ना। उसके बाद कंपनी ने बताया कि ये अपने पोर्टफोलियो को एक्सपेंड कर रहे हैं, इसमें 19 ब्रांड जो है वो लगभग 100 करोड़ तक का सेल दिखा रहे 2024 में, और 6 एक्सीडिंग 500 करोड़ तक का इनका है ना, और इनके जो 645 स्टोर्स हैं 414 सिटीज में है, तो दिस, और इन्होंने जो मैनेजमेंट टीम रखा हुआ है वो भी वेल पोजीशन, मतलब दिखा रहे हैं कि ग्रोथ और सक्सेस होना ही है इस कंपनी का, तो ये इनके स्ट्रेंथ है। अब एक बार देख लेते हैं कि इनके जो पियर्स हैं या जो कॉम्पिटिटर्स है वो कैसा मतलब कैसे इनके साथ कॉम्पिटिट करेंगे, है ना। तो विशाल मेगा मार्ट जो है वो कॉम्पिट कर रही है, इनके जो कॉम्पिटिटर है वो रिलायंस रिटेल है, एवेन्यू सुपरमार्ट जिसको डी मार्ट भी बोलते हैं, ये इनके कॉम्पिटिटर्स हैं। और लेकिन अगर इसमें देखा जाए कि विशाल मेगा मार्ट कैसे उनसे एक्सीड करेंगे या कॉम्पीट करेंगे, तो विशाल मेगा मार्ट का जो मेन फोकस रहता है वो अफोर्डेबिलिटी पे, क्वालिटी पे है, कि वो लोअर इनकम पॉपुलेशन को टारगेट कर रहे हैं, तो ये इनका एक मतलब कॉम्पिटिटर से इनका स्ट्रेंथ देखा जा सकता है कि कॉम्पिटिटर्स की अपेक्षा में इनके पास एक स्ट्रेंथ है। दूसरा देखा जाए तो टेक्निकल अगर पार्ट में देखा जाए तो कंपनी बता रही है कि लाइक दिस विशाल मेगा मार्ट इज सेइंग कि इनके रेवेन्यू जो है वो 8,911 करोड़, मतलब 17.47% इंक्रीज हुए हैं, और एडिशनली इनको जो है जो नेट प्रॉफिट जो सर्ज हो रहा है वो 461.94 करोड़ हो रहा है, जो कि सिग्निफिकेंट राइज है एज कम्पेयर टू जो 2023 में 321 था, वो 461 हो गया 2024 में, तो ये एक सिग्निफिकेंट राइज दिखा रहे हैं। हालाँकि जब हमने पी रेशियो के बारे में बात किया, तो पी रेशियो ऑब्वियसली, पी रेशियो मतलब मैंने बताया था कि कंपनी अपने इन्वेस्टर को कितना कमा के दे रही है, तो ऑब्वियसली एवेन्यू सुपरमार्ट्स और ट्रेंड की कंपैरिजन में तो कम है, बट ठीक है, बुरा नहीं है ना? कंपनी ठीक-ठाक रिटर्न दे रही है, अभी तक तो। ओके, इनके मैनेजमेंट टीम के बारे में एक बार बात कर लेते हैं, तो इनके जो लीडरशिप टीम में है वो मिस्टर गुनिंदर कपूर हैं, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं, और इनकी इन्होंने काफ़ी अच्छे-अच्छे प्रेस्टीजियस ऑर्गेनाइज़ेशन में काम किया है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर और टीपीजी कैपिटल, तो और इनके पास 40 साल का एक्सपीरियंस है। दूसरी है मिस नेहा बंसल, जो कि चेयरमैन है, और ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी है, और ये को-फाउंडर है लेंसकार्ट की, तो इनका भी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट मिस्टर सौम्या रजन, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, और इनके पास भी काफ़ी अच्छे मतलब एक्सपीरियंस है। मिस्टर संजीव आगा, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इन्होंने भी कंपनीज़ और मार्केट की एक्सपीरियंस है, जैसे एशियन पेंट्स और आइडिया सेल्युलर की। मिस्टर निशांत शर्मा, जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, अगेन इनके पास इनकी भी बैकग्राउंड जो है काफ़ी अच्छी है। इन्होंने बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ और मैकिन्से के साथ भी काम किया हुआ है। मिस्टर मनस टंडन, जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है।
इनकी भी प्रोफाइल बहुत अच्छी है और इनके पास भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो मोटा-मोटी देखा जाए तो इनका जो फाइनेंशियल जो मतलब मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी देखी जाए या मैनेजमेंट टीम देखी जाए, एडवाइजरी कमिटी देखी जाए तो दे आर गुड। अगर और पोटेंशियल है कंपनी में, अगर पूरी मैनेजमेंट टीम और सब कुछ अच्छे से काम करे तो विशाल मेगा मार्ट अच्छा अपने मतलब अपना स्टैंड बना सकती है अपने कॉम्पिटिटर्स के इसमें। तो लेट्स होप फॉर गुड। तो आई गेस कि आपको इस एनालिसिस से समझ में आ गया होगा कि आपने इन्वेस्ट किया तो ये अच्छी डिसीजन थी या आपने इन्वेस्ट नहीं किया तो अच्छी डिसीजन थी। एक्चुअली ये जो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन ये पर्सन टू पर्सन मतलब आपके रिस्क टेकिंग एबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो एक सोल मतलब आप इसको एक इससे नहीं देख सकते हो। हालाँकि मेरी कोशिश थी कि मैं आपको पूरी एनालिसिस दिखा दूँ, इसके बाद डिसीज़न आपका है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आप कमेंट में लिख सकते हो आपको जिस पॉइंट को भी इलैबोरेशन चाहिए, जिस पॉइंट में भी इलैबोरेशन चाहिए या फिर अगले मैं जो आईपीओ के और वीडियोज़ लाऊँगी, उसमें जो भी डिस्कशन आपको चाहिए होगा आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द वीडियो यू कैन जस्ट हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको इस तरह के नेक्स्ट अपकमिंग आईपीओज़ के डिटेल्स और एनालिसिस चाहिए हो तो। थैंक यू सो मच।